पार्ट 6 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला पार्ट खत्म हुआ था। हेन ह्यूनवू से सीधे कहती है, जैसे तुम पहले थे वैसे ही बने रहो, मेरे सामने इस प्यार का दिखावा करने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो अपने रूम में चली जाती है और ह्यूनवू भी चला जाता है यांग के साथ ड्रिंक्स पर। वहां ह्यूनवू थोड़े भारी मन से कहता है, मेरा और हेन का अब कुछ नहीं हो सकता यार, हम इन 3 सालों में एक दूसरे के लिए जैसे अजनबी बन गए हैं, ऐसे में सब कुछ अचानक से कैसे ठीक हो जाएगा। यांग ध्यान से सुनता है और फिर पूछता है, लेकिन क्या तू उससे प्यार नहीं करता था? मैंने तुम दोनों को देखा है 3 साल पहले एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह खोए हुए थे। हेन तो तुझे मनाने के लिए हेलीकॉप्टर से तेरे होम टाउन तक चली आई थी, अपने पेरेंट्स तक से लड़ गई थी सिर्फ तुझसे शादी करने के लिए। सबको पता था कि तुम दोनों सच्चा प्यार करते थे, तो अब बता वो क्या था? ह्यूनवू थोड़ा सोचता है और कहता है, वो सब तो बहुत पहले की बात है। इस पर यांग मुस्कुराकर कहता है, ऐसे नहीं होता भाई, देख एक बार हम स्विमिंग सीख जाते हैं तो 10-20 साल बाद भी पानी में कूद जाए तो तैरना याद रहता है। प्यार भी कुछ ऐसा ही है, भले तू भूल गया हो लेकिन तेरा दिल आज भी जानता है तू किससे प्यार करता है। ह्यूनवू धीरे से जवाब देता है, स्विमिंग और प्यार 2 अलग चीजें हैं। शादी हमने इसलिए की थी क्योंकि प्यार था, लेकिन शादी के बाद वो प्यार कहाँ चला गया? यांग थोड़ा गंभीर होकर कहता है, एक डिवोर्स स्पेशलिस्ट होने के नाते मुझे लगता है कि असली दिक्कत शादी में है। शादी के बाद जब लोग हर वक्त साथ रहते हैं तो लाइफ से एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है, फिर छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ, दूरी और काम की टेंशन सब प्यार के बीच आ जाते हैं। मुझे लगता है यही तुम्हारे साथ भी हुआ है और शायद इसी वजह से हम जैसे सिंगल्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है शादी ही मत करो। अगले दिन हेन की आंटी बमजा, जो पहले बोमजों से चीट कर चुकी होती है, उसकी शादी में बवाल मचा देती है। एकदम गदर मोड़ में शादी की बैंड ही बजा देती है। मामला इतना बढ़ जाता है कि पुलिस तक बुलानी पड़ती है। तभी ह्यूनवू वहां आ जाता है और बमजा को बचा लेता है, पैसे देकर सिचुएशन को शांत करता है। बाद में ह्यूनवू बमजा से बात करता है, आपको ये सब हरकतें अब बंद करनी चाहिए। बमजा अपने 3 फेल्ड मैरिज की बात बताती है जहां हर पति ने उसे धोखा दिया। वो कहती है, अब बताओ मैं कहाँ जाऊँ? ह्यूनवू उसे बताता है, ग्रैंडपा चाहते हैं कि आप घर लौट आएं। हर बार उन्होंने ही आपको बचाया है तो अब तो लौट आइए। आखिरकार बमजा घर लौट आती है। थोड़ी देर बाद ग्रैंडपा उनसे बात करने आते हैं, लेकिन बमजा उनसे नाराज रहती है, खासकर उनकी गर्लफ्रेंड सियोली की वजह से। उसे लगता है कि उसकी मॉम की मौत की जिम्मेदार वही है। ग्रैंडपा समझाते हैं, सियोली को हमारे पैसों या प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है, वो बस मेरी साथी है, एक हमसफर। लेकिन बमजा उनकी बात मानती नहीं। फिर ग्रैंडपा अपने रूम में सियोली के साथ गो गेम खेलने लगते हैं। सियोली शुरू में नाटक करती है कि उसे खेल नहीं आता, लेकिन आखिर में वो ग्रैंडपा को हरा देती है। फिर बोलती है, अब मुझे एक फेवर चाहिए। ग्रैंडपा हंसते हुए कहते हैं, ठीक है बताओ क्या चाहिए? सियोली मुस्कुराकर कहती है, अभी तो नहीं सोचा, जब कुछ चाहिए होगा तो बता दूंगी। यहाँ से हमें थोड़ा शक होने लगता है कि सियोली उतनी मासूम नहीं है जितनी दिखती है, शायद उसके कुछ छुपे इरादे हों। इधर हेन के मम्मी पापा गार्डन में टहल रहे होते हैं। तभी मम्मी को एक शूटिंग स्टार दिखता है और वो खुशी से झूम उठती है। डैड मुस्कुराते हुए कहते हैं, याद है हेन को जन्म देने से पहले तुम्हें ऐसा ही सपना आया था, तब भी तुम इतनी खुश हुई थी और तभी से हमें लगने लगा था कि हमारी एक प्यारी सी बेटी होगी। तुम बहुत खुश रहती थी ना जब उस नाम का जिक्र होता था, लेकिन जैसे ही वो नाम आता मॉम के चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है। मैंने तो ऐसा कुछ याद नहीं किया। डैड हेन के बारे में कुछ कह रहे थे, लेकिन मॉम उनकी बात सुने बिना ही वहाँ से जाने लगती है। डैड उन्हें रोकते हैं और कहते हैं, हेन के लिए इतना कठोर मत बनो। मॉम गुस्से से जवाब देती है, मैंने क्या किया है? डैड थोड़े शांत अंदाज में कहते हैं, कब तक तुम पास्ट में जो हुआ उसी में अटकी रहोगी? तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। मॉम कहती है, तुमने पहले भी यही कहा था, तुम्हारे डैड को कोई परेशानी नहीं चाहिए थी, इसलिए तुम चुप रहे। लेकिन मैं नहीं भूल सकती। तुम सब चाहो तो उसे भुला सकते हो, लेकिन आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब मैंने सुवान को याद न किया हो। तुम सबके लिए उसकी मौत पास्ट होगी, लेकिन मैं हर रोज उसी दिन को जीती हूँ। मैं फील कर सकती थी कि सुवान कितना दर्द में थी और जिस इंसान की वजह से उसकी मौत हुई मैं उसे माफ नहीं कर सकती, इसलिए मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं सबको बराबर समझूं। इतना कहकर मॉम चली जाती है। वहीं हम देखते हैं कि थोड़ी दूर पर हेन ये सब सुन रही और जो उसने सुना उसने उसे अंदर तक तोड़ दिया। शायद सुवान की मौत में कहीं न कहीं हेन भी शामिल थी, इसीलिए मॉम उससे इतनी नाराज है। अब सुवान की मौत की मिस्ट्री क्या है ये तो हमें आगे के एपिसोड्स में ही पता चलेगा। हेन काफी दुखी होकर घर से बाहर चली जाती है। उधर हम ह्यूनवू को देखते हैं जो अपने रूम में बैठा कुछ काम कर रहा होता है। वो घड़ी देखता है, बहुत देर हो चुकी है, लेकिन हेन अभी तक नहीं लौटी। उसे चिंता होने लगती है। उसे याद आता है जब उसने डॉक्टर से पूछा था कि हेन के पास कितने दिन हैं। डॉक्टर ने कहा था कि हेन के बचने के चांस बहुत कम हैं, लेकिन मिरेकल भी हो सकते हैं। डॉक्टर बोला था, मैंने पहले भी ऐसे केस देखे हैं जिनमें मरीजों के बचने के चांस बेहद कम थे, फिर भी वो लोग ठीक हो गए। ये सुनकर ह्यूनवू हैरान हो गया था, लेकिन वो खुशी वाली हैरानी नहीं थी। वो डॉक्टर से पूछता है, ये मिरेकल्स कब होते हैं, मतलब कितने सालों में? डॉक्टर जवाब देता है, ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन मिरेकल्स होते हैं। उम्मीद मत छोड़ो, बस पॉजिटिव रहो और हेन को भी पॉजिटिव सोचने के लिए कहो। ह्यूनवू हेन की उस रेयर ब्रेन ट्यूमर के बारे में इंटरनेट पर सर्च करने लगता है। उसे कई ऐसे पेशेंट्स
पेशेंट्स के बारे में पता चलता है जो इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। एक पेशेंट का इंटरव्यू पढ़ते हुए वो चौंक जाता है। उसे भी डॉक्टर ने कहा था कि उसके पास सिर्फ 3 साल है, लेकिन आज वो इंसान 30 साल बाद भी जिंदा है। ह्यून वू हैरान रह जाता है। वो घंटों तक रिसर्च करता रहता है और कई सारे ऐसे केसेस पढ़ता है जहां लोगों को मिरेकल से नई जिंदगी मिली। एक केस में तो मरीज का ट्यूमर एक सुबह अचानक गायब हो गया था। डॉक्टर खुद हैरान रह गए थे। उधर काफी रात हो चुकी होती है, तभी हेन घर लौटती है। वो सीधा अपने रूम की ओर बढ़ती है, लेकिन उसे ह्यून वू का ख्याल आता है। उसे एहसास होता है कि शायद उसने ह्यून वू से जो कहा वो ठीक नहीं था। वो ह्यून वू के रूम में जाती है। वो देखती है कि ह्यून वू टेबल पर ही सो गया है। उसे उठाकर कहती है, यहाँ क्यों सो रहे हो, बेड पे जाकर सो जाओ। तभी उसकी नजर ह्यून वू के लैपटॉप पर जाती है। उसमें कई टैब खुले होते हैं जिनमें रेयर ब्रेन ट्यूमर से जुड़े आर्टिकल्स होते हैं। हेन ये देखकर हैरान रह जाती है। वो ह्यून वू को देखती है और सोचती है, इतना सब होने के बाद भी ह्यून वू मेरी फिक्र कर रहा है। तभी ह्यून वू की नींद खुल जाती है। वो पूछता है, तुम अचानक यहाँ कैसे? हेन मुस्कुराते हुए कहती है, तुम इस तरह क्यों सो रहे थे, बेड पर सो जाओ। ह्यून वू भी कहता है, तुम ठीक कह रही हो, तुम भी जाओ, सो जाओ। हेन गुड नाइट कहकर जाने लगती है, लेकिन कुछ कदम चलते ही रुक जाती है और कहती है, सच कहूं तो मुझे तुम पर डाउट था। मुझे लगा था कि जब तुम्हें पता चला कि मैं मरने वाली हूं तो तुम खुश हुए होगे। मैंने सोचा था कि शायद तुम्हारे मन में कुछ और ही चल रहा है। मुझे लगा था कि इसलिए तुम मेरी इतनी केयर कर रहे हो, बट आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें सच में मेरी परवाह है। तुम मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हो। ह्यून वू उसकी ओर देखता है और कहता है, तुम्हें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। बहुत से मेडिकल मिरेकल्स होते हैं। ये सुनकर हेन धीरे धीरे उसकी ओर आने लगती है। ह्यून वू थोड़ा घबरा जाता है। हेन मुस्कुराकर कहती है, डोंट वरी, चाहे जो हो जाए मैं जीऊंगी, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम्हें पता है मैं अब तक बाहर से टफ बनने की एक्टिंग कर रही थी, लेकिन जब से मुझे अपनी बीमारी का पता चला है मैं अंदर से बहुत डर गई हूँ। अजीब अजीब ख्याल आते हैं। क्या मेरे पास सच में सिर्फ 3 महीने हैं? क्या ट्रीटमेंट से मैं ठीक हो जाऊंगी? क्या मुझे हार मान लेनी चाहिए? क्या मेरी मौत के बाद किसी को फर्क पड़ेगा भी या नहीं? क्या मेरी फैमिली को कोई दुख होगा? लेकिन एक तुम हो जो सच में चाहते हो कि मैं जिंदा रहूं। ह्यून वू थोड़ी देर चुप रहता है, फिर मुस्कुराकर कहता है, हाँ सही कहा, मैं चाहता हूँ तुम जिंदा रहो। आन कहती कि मेरे लिए ये टाइम बहुत टफ था, पर तुमने मुझे काफी उम्मीद दी है। मैंने भी इस पर बहुत रिसर्च की है। दूसरे कई देशों में ऐसे बहुत सारे केस हैं और वहाँ के डॉक्टर्स इस पर रिसर्च भी कर रहे हैं। इवन इसके लिए दवाइयाँ भी डेवलप कर रहे हैं। मैंने कहीं रिसर्च सेंटर में कांटेक्ट किया है। मैं इस रिसर्च में उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही हूँ। सुनता है तो शॉकिंगली कहता है, क्या सच में? कहती है, क्या तुम ये सुनकर इतने खुश हो? कहता है, हाँ मैं बहुत खुश हूँ। तो ना उसके और थोड़े करीब आकर कहती है, डोंट वरी, मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर इतनी आसानी से नहीं मरूंगी। जहाँ मैं सर हिलाता है तो ना बहुत खुश होकर अपने रूम चली जाती है। पर हम देखते हैं कि जय तो दरवाजे के पास ही बैठ जाता है, पर उसके एक्सप्रेशन से हम समझ पाते हैं कि उसे तो बस इस फैमिली से निकलने की चिंता थी। इसके बाद हम सचल को देखते हैं जो अपनी वाइफ और बेटे के साथ एक सेल्फी खींच रहा था, पर दाह उसे मना कर देती है क्योंकि वो ये फोटो अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करना चाहता था। यहाँ हमें पता चलता है कि इनकी शादी भी सीक्रेट है और सुचोल के पेरेंट्स ये नहीं चाहते कि भाई के बारे में बाहर किसी को भी पता चले। पर सचल अपने वाइफ और अपने बेटे को दुनिया से इंट्रोड्यूस कराना चाहता है। दय उसे कहती है कि इससे तुम्हारे मॉम डैड नाराज हो सकते हैं और मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती, इसीलिए ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए सुचोल मान जाता है। तो दाएं उसे कहता है, मेरा भाई तुम्हें एक इन्वेस्टर से मिलाना चाहता है। वो अब तक फॉरेन कंपनीज में इन्वेस्ट करता था, पहली बार वो कोरिया आया है और उसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो हर्ष चाइना ग्रुप के प्रेसिडेंट को जानता है। तो तुम उसके जरिए हर्ष चाइना ग्रुप के साथ डील करके ग्रंपा को खुश कर सकते हो, क्योंकि वो कोरिया की कंपनीज में ट्रिलियंस में इन्वेस्ट करना चाहता है। पर एक प्रॉब्लम है, वो हेन के कॉलेज का दोस्त है। तभी हम देखते हैं कि एक पार्टी में यनसुंग आता है, जहां कुछ देर में हेन भी पहुंच जाती है। अब ये पार्टी हर्ष चाइना ग्रुप के प्रेसिडेंट ने ही रखी थी, तो पार्टी में प्रेसिडेंट हरमन को देखकर ना उनकी और जाने ही लगी थी कि तभी उसकी एक कॉलेज फ्रेंड उसे रोक लेती है। ये इनकी फ्रेंड कम, उसकी राइवल ज्यादा थी, क्योंकि वो भी यहाँ अपने हस्बैंड के साथ हर्ष चाइना ग्रुप के प्रेसिडेंट से ही मिलने आई थी और यनसुंग इन दोनों का ही कॉलेज फ्रेंड था। पर ये हेन को ताना मारने लग जाती है। वो हेन से कहती है, तुम जरूर जानती होगी कि प्रेसिडेंट हरमन फैमिली वैल्यूज में ज्यादा बिलीव करते हैं और जो कंपनी हर मामले में बेस्ट होगी वो सिर्फ उन्हीं के साथ पार्टनरशिप करेंगे। बट सैडली तुम यहाँ अकेली आई हो। आसपास देखो तो हर कोई अपने फैमिली या फिर पार्टनर को साथ लेकर आए हैं, पर तुम्हारा ना कोई फ्रेंड है, ना ही तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ आया है, इसलिए तुम्हारा तो कोई चांस ही नहीं है। ये बोलकर वो चली जाती है। तो हेन वॉशरूम जाकर नव को कॉल लगाती है और उसे जल्दी से यहाँ आने के लिए कहती है, पर नव बताता है, मैं अभी कोर्ट में हूँ और अभी एक ट्रायल चल रही है। ये कहकर वो कॉल काट देता है। तो हेन थोड़ी अपसेट होकर बाहर आती है, जहाँ फिर से उसे वही कॉलेज फ्रेंड मिल जाती है, जो उसे फिर से ताना मारते हुए कहती है, मैंने सुना तुम्हारा हस्बैंड शायद बिजी है, उसके पास तुम्हारे वॉलेट टाइम ही नहीं है। लोग शायद सही कहते हैं कि तुम दोनों का रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा। मैंने तो किसी को ये गॉसिप करते हुए सुना था कि तुम लोग डिवोर्स लेने वाले हो। हेन कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो उसे इग्नोर करके जाने
लगती है, पर वो तो उसके पीछे ही पड़ जाती है और कहने लगती है तुम्हारी लाइफ थोड़ी अच्छी हो जाती अगर तुमने कॉलेज में इसका प्रपोजल एक्सेप्ट किया होता। हेन पूछती है तुम अचानक उसकी बात क्यों कर रही हो? ड्योद वो कहती है क्या तुम्हें नहीं पता कि मिस्टर हरमन का राइट हैंड कौन है? वो हमारा कॉलेज फ्रेंड यन सूंग है, वो भी एक बहुत ही सक्सेसफुल इन्वेस्टर है। तभी हेन मिस्टर हरमन के पास यन सूंग को देखती है, जिसे देख वो हैरान रह जाती है। तभी उसकी फ्रेंड यन सूंग को बुलाती है तो यन सूंग इनकी ओर आने लगता है। हेन तो बस उसे देखते ही रह जाती है। तो यन सूंग इस ड्रामे का सेकंड मैन लीड है। अब इसके एंट्री के बाद हेन और नव के लाइफ में क्या होता है देखें हम अगले पार्ट में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकॉन जरूर दबाना। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में।